बड़ी खबर आ रही है, मदन राठौड़ की ताजपोशी कल होगी। जी हां, मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी ताजपोशी कल होगी। बाकायदा विधिवत तरीके से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कल अपना पदभार संभालेंगे। दोपहर 12:15 पर पदभार ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजन लाल शर्मा समारोह में मौजूद रहेंगे और साथ ही सीपी जोशी जो कि पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी मौजूद होंगे। सभी सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में कल आपको बता दें कि ताजपोशी होगी मदन राठौर की। मदन राठौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब उनकी कल ताजपोशी होने वाली है। 12:15 बजे बताया जा रहा है दोपहर, यानी कि 12:15 पर पदभार ग्रहण का समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। तो मदन राठौड़ को जो जिम्मेदारी दी गई है, अब उसको आगे कल ताजपोशी की तैयारी होगी। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, संसद सत्र चल रहा था, राज्यसभा सांसद हैं, इसीलिए अभी 2-4 दिन का वक्त लग गया। कल पूरी तैयारी है फिर प्रदेश मुख्यालय में? जी बिल्कुल, और कल दोपहर में मदन राठौड़ राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे और बीजेपी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। और आज शाम को हो सकता है कि जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो भी मीडिया से रूबरू हों। तो उसके बारे में अभी समय का इंतजार है कि कब सीपी आज मीडिया से मिलेंगे और जो उनके कार्यकाल की उपलब्धियां हैं पार्टी को मजबूत करने के बारे में, तो उससे वो रूबरू कराएंगे। सीपी का ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा। विधानसभा के चुनाव में उनको श्रेय गया पार्टी को जिताने का, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पार्टी 11 सीटें हार गई और इस बीच सीपी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे पार्टी के आला कमान ने मान लिया। और मदन राठौड़ में अब बीजेपी नई संभावनाएं देख रही है और कल प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो बीजेपी के तमाम सांसद है राज्यसभा और लोकसभा के, इसके अलावा पार्टी के सभी विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो एक नई शुरुआत कर रही है बीजेपी। 71 साल के मदन राठौड़ में अपना भविष्य मजबूत होता हुआ देख रही है और माना ये जा रहा है कम से कम 3 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा और उपचुनाव में उनको अपने आप को साबित करना भी होगा, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों पर जहां भी चुनाव है वहां पर एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं थी। इसलिए बीजेपी को संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और मदन राठौड़ को अपनी नेतृत्व क्षमता भी साबित करनी होगी। बिल्कुल, और मदन राठौड़ फिर अब कल जब ताजपोशी हो जाएगी फिर अपनी नई टीम भी बनाएंगे, तो ये माना जाए कि कुछ परिवर्तन प्रदेश स्तर पर संगठन में होंगे पदाधिकारियों के? जी बिल्कुल, नया प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जो पुरानी टीम है वो उसकी एक तरह से छुट्टी हो जाती है, लेकिन जब तक नई टीम की घोषणा नहीं होती तब तक जो पदाधिकारी होते हैं वो साथ में काम करते रहते हैं। तब तो देखना ये होगा कि कब जाकर के वो अपनी टीम की घोषणा करेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि सीपी की जो टीम थी उसको ज्यादा काम का समय नहीं मिला। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने काम किया है, तो हो सकता है महीने 2 महीने लगे मदन राठौड़ को अपनी टीम बनाने में, लेकिन नई टीम होगी, नए ऊर्जावान जो नेता हैं उनको वो मौका देंगे, साथ में तजुर्बे वाले नेताओं को भी लाया जाएगा। चलिए, अब नजर रहेगी किस तरीके से मदन राठौड़ आगे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों का रुख करते हैं, डूंगरपुर से आ रही बड़ी खबर। 2.5 करोड़ का पेनल्टी का नोटिस जारी कर दिया गया है। क्वार्ट्ज माइंस में सरकारी रेवेन्यू के दुरुपयोग का यह मामला, जिसमें खनिज विभाग ने 2 माइंस को नोटिस जारी किया है। जी हां, और करोड़ों का ये नोटिस जारी हुआ है। गढ़ावासन में KL मीणा माइंस को 1,92,01,961 रुपए का नोटिस जारी हुआ है। कराड़ा में स्काईलाइन माइंस को 50,96,297 का पेनल्टी नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने माइन संचालकों को जवाब के लिए 15 दिनों का समय भी दिया है। कल उदयपुर विजिलेंस और डूंगरपुर खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 2.5 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है। डूंगरपुर से खबर है, जहां पर क्वार्ट्ज माइंस में सरकारी रेवेन्यू के दुरुपयोग के मामले में खनिज विभाग ने 2 माइंस को नोटिस 2.5 करोड़ का पेनल्टी नोटिस जारी किया। गढ़ावासन में KL मीणा माइंस को 1,52,01,961 रुपए का भारी भरकम नोटिस थमाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी माइंस की बात करें तो कराड़ा में ये स्काईलाइन माइंस के नाम से है, जिसे 50,96,297 का पेनल्टी नोटिस जारी किया गया। अब एक तरह से जो नोटिस आए हैं, माइन संचालकों में हड़कंप जाहिर तौर पर मचा होगा और फिलहाल 15 दिन का वक्त भी दिया गया है इनको जवाब देने के लिए।
जयेश पवार और जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। जयेश, किस तरह की खामी और गड़बड़ी पाई गई थी और ये अपने आप में बड़ा एक तरह से कहें कि पेनल्टी का नोटिस है और बाकी संचालकों में हड़कंप समझ गया होगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के आसपुर और सागवाड़ा क्षेत्र में क्वार्ट्ज पत्थर की माइंस हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर क्वार्ट्ज पत्थर का खनन होता है और इसके लिए सरकार ने माइनिंग के लिए लीज दे रखी है। करीब 150 से ज्यादा लीज धारक जो है वो क्वार्ट्ज पत्थर का खनन करते हैं और जो कार्रवाई की गई है वो कल 2 माइंस पे की गई है। इनके ऊपर जो विभाग ने जो जानकारी दी है कि जो क्वार्ट्ज पत्थर का इनके माइंस पर जो खनन होता है वो उन्होंने जो माइंस के ऊपर जो खड्डे हैं उनमें जो उनका क्वार्ट्ज पत्थर का खनन दिखाया गया है, जो नब्ती में आया है और उन्होंने जितने रवन्य काटे उनमें भारी अंतर है, यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर है कि इन्होंने रवन्यों का दुरुपयोग किया है और जो क्वार्ट्ज पत्थर का जो खनन है वो कहीं और से ला करके उन्होंने रवन्य काटे। इस प्रकार उन्होंने जो रवन्य जो है उसका दुरुपयोग किया है, जिसको लेकर के खनन विभाग ने 2 माइंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें गड़ा वासन में केल मीणा जो माइंस है उस पर 1 करोड़ 92 लाख और कराड़ा में जो स्काईलाइन माइंस है उस पर 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो पेनल्टी लगाई है और नोटिस जारी किया है। और भी खनन माफियाओं के खिलाफ इस तरीके के एक्शन हो सकते हैं, नोटिस जारी हो सकता है? देखिए, खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। 10 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में एक माइंस पर विभाग ने 19 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और साफ तौर पे जाहिर है कि अब जो मुख्यमंत्री जो मंशा है जो खनन माफियाओं पर लगम लगाने की, उस पर विभाग काम करता नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपको खबर हमने बताई, इसके अलावा और एक और खबर आपको बताते हैं। ये खबर डूंगरपुर की ही आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर 2.5 करोड़ के इस पेनल्टी नोटिस के जारी करने के साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो और भी अपडेट जब इस खबर पर आएगी डूंगरपुर की, आपको आगे जानकारी देंगे। अभी जयेश पवार ने विस्तार से बताया। फिलहाल आइए रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी है। बिल्कुल मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है, चूंकि सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को लेकर अहम बैठक उन्होंने ली। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख सचिव यूडीएच टी रविकांत, जिला कलेक्टर और ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी के साथ यूडीएच के अधिकारी भी मौजूद रहे। उस वक्त की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ये अहम बैठक सीएमआर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। तमाम विभागों के अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे। खासतौर पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास से जुड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेकर समीक्षा की गई, अपडेट लिया गया, फीडबैक लिया गया कि आखिरकार काम कहां तक पहुंचा है और कितना बाकी है। तो सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है उसको लेकर यह अहम बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख सचिव यूडीएच विभाग के टी रविकांत, जिला कलेक्टर, ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी, यूडीएच के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जारी कामों की समीक्षा की, हालचाल जाना कि कौन से काम कहां तक पहुंचे और कब तक पूर्ण हो जाएंगे। और बगरू कस्बे में खुले चैम्बर में गिरने से हुई बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ दिया है। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां तक कि रास्ता जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अब तक नहीं माने। आपको बता दें कि गुरुवार को बगरू कस्बे के छिपो के मोहल्ले में खुले चैम्बर में 12 साल का बच्चा गिर गया था। पानी के तेज बहाव के कारण बालक का शव 500 मीटर दूरी पर मिला। घटना से नाराज अब परिजन और ग्रामीण साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक हम शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हैं और प्रशासन भी वहां पर है और समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है। आगे इस खबर पर आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे, लेकिन चूंकि स्थानीय लोग काफी नाराज जरूर हैं। खबर कोटा से है। यहां पर चाकूबाजी में घायल बीजेपी नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में परिवाद दिया गया है। अब्दुल सलाम पठान पर चाकू मारे जाने का आरोप है और वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस के मुताबिक
आपसी रंजिश का यह मामला है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चाकूबाजी में घायल बीजेपी नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी घायल हो गए। फिलहाल एमबीएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और दोनों पक्षों की ओर से पुलिस तक परिवाद भी पहुंचा है। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। वो बाहर का और कुछ कट्टरपंथी लोग मेरे पापा के पीछे पड़े हुए और आज से नहीं पिछले 5 सालों से पीछे पड़े हुए हैं और ये मानने के बिल्कुल मानना चाहते हैं। पहले मेरे भाई के साथ इन्होंने ये घटना करी, उसके बाद अब मेरे पापा के साथ चाकू मारे। पहले मेरे भाई ये बीकानेर से खबर है, जहां जल भराव को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पानी में बैठकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन और निगम के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि इंदिरा कॉलोनी के गणेश चौक क्षेत्र में घर तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। बीजेपी नेता भगवान सिंह मेड़तिया भी धरना स्थल पर मौजूद हैं, वहां लोगों के साथ। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम नो रिप्लाई मोड में आ गया है। यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद कोई तैयारी नहीं हो रही है प्रशासन की, ना कोई राहत कैंप लगाए गए, ना अधिकारी फोन तक उठा रहे हैं। ये नाराजगी बीजेपी नेता और साथ ही तमाम लोग जो इस वक्त इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉलोनी में पानी भरा हुआ, उस बीच पानी में धरने पर बैठकर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए। तो कल हुई भारी बारिश के बाद आज साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बारिश से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं बारिश के बाद जो कल बारिश आई, जो आज बारिश हुई, उसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आइए कुछ तस्वीरें अब आपके सामने आ चुकी हैं। 4 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं। पीपलू, जोधपुर, खाजूवाला, बारां। अब देखिए ये पीपलू से बगड़ी रोड पर मासी नदी उफान पर है। सड़क पर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जो वहां पर सेतरावा में सुबह 4 बजे से बारिश हुई, लगातार जारी रही। तीसरी तस्वीर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां तेज बारिश के चलते फसलें डूब गईं। खाजूवाला में पानी की सही निकासी न होने के कारण मेन मार्केट में भी जल भराव हो गया और वहीं नहरें ओवरफ्लो हो गए। राजकीय विद्यालय समेत तहसील परिसर में पानी भर गया। चौथी तस्वीर बारां के सीस वाली क्षेत्र से है, जहां झमाझम बारिश होने से खाड़ी नदी की छोटी पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। पुलिया के 2.5 फीट ऊपर तक पानी का बहाव आ चुका है। उसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही कर अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। तो बारिश से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं। खबर यह है कि अगले 4 दिन अभी और बारिश होगी। राजस्थान की ओर तेजी से सिस्टम बढ़ रहा है और झारखंड में बन रहा है एक लो प्रेशर एरिया का सिस्टम, जो कि अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में प्रदेश में प्रवेश भी सिस्टम कर जाएगा। कल से ही कई इलाकों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। 4 अगस्त को सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में 200 mm से भी ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि बहुत भारी बारिश। कुल मिलाकर कहा जा सकता है मानसून का 30% जो हिस्सा है वो माना जा रहा है कि 4 अगस्त तक यहां पर बारिश की वजह से mm दर्ज किया जाएगा। 200 mm कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो अगले 2 दिनों के लिए तैयारी करके रखिए, बारिश झमाझम होने वाली है। उधर टोंक के पीपलू में भारी बारिश के बाद बोरखंडी कला का बांध एक बार फिर टूट गया है। बांध के टूटने से आसपास के इलाकों में झमाझम पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलें भी चौपट हो गई हैं। आपको बता दें कि फसलें नुकसान में आने के बाद स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। पानी के बहाव से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 1 महीने पहले हुई तेज बारिश में भी ये बांध टूट गया था। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने दौरा करके हालात का जायजा लिया था। उस वक्त जेसीबी से मिट्टी डालकर मरम्मत की गई थी, लेकिन वो अब नाकाफी साबित हो रही है। सवाई माधोपुर में विगत 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का रिमझिम दौर जारी है। बीती रात जिला मुख्यालय के पुराने शहर में सिनेमा चौराहे के नजदीक सीलन आने पर एक पुराना खंडहर और जर्जर मकान भर भराकर गिर पड़ा। अचानक मकान गिरने से बहुत तेज आवाज हुई, जिससे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
गनीमत रही कि मकान खंडर और जर्जर होने के चलते खाली था, मकान में कोई रह नहीं रहा था, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मकान भरभरा कर जब गिरा तो उसके नीचे एक गाड़ी पार्क थी और एक कार किस तरह से चकनाचूर हो गई, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के साथ अलग अलग समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दौसा में भी कांग्रेस इकट्ठा हुए और तमाम कलेक्टर के बाहर जाकर धरना देते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही धरना समाप्त करके कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर जाने लगे तो मुख्य गेट पर जोरदार हंगामा हुआ और उनकी तरफ से हंगामा किया गया। इस दौरान कुछ कांग्रेसी गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी की। अंदर दाखिल करने की बात को लेकर कांग्रेसी पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 7 माह करीब पूरे हो चुके हैं और पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थितियों आपको पता है। बिजली की स्थिति ये रही है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती, किसी को पता नहीं कब कटेगी। रात को 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट रही है गाँव में और उससे हालात ये बने कि बुजुर्ग और बच्चों की स्थिति उस गर्मी में ख़राब रही और हॉस्पिटल बीमारों से भरे पड़े। तो अघोषित बिजली कटौती, फुल चार्ज के नाम पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई, वो एक आम आदमी के जेबों को काटने का काम किया गया है। देखिए, ख़ास तौर से जो बिजली आजकल गांव में गर्मी का मौसम है और डेली कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिजली नहीं कट रही है। जब भी हम गांव में जाते हैं दौरे पे तो गांव के सभी लोग ये कह रहे हैं कि डेली 3, 4, 5, 6 घंटे तक बिजली कट जाती है और रात में आप समझिए कि जब 9-10 बजे बिजली कटे और 3-4 बजे तक कटी रहे तो क्या हालत होती होगी। उधर अजमेर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बारिश के बीच कलेक्टर चैंबर तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। और इसी दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के हल्ला बोल की किस तरह से यहां कांग्रेस कार्यकर्ता दौसा में हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए बिजली और पानी की समस्या को लेकर दिखाई दिया। और वहीं अजमेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे जहां पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। उदयपुर भटेवर कस्बे में एक लेपर्ड बिना मुंडेर वाले कुएं में गिर गया और बताया जा रहा है कि शिकार की तलाश में लेपर्ड भटेवर कस्बे में एक बाड़े में घुस गया था। जब क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी लगी तो लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। ऐसे में लेपर्ड वहां से भाग निकला और हाईवे रोड स्थित एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। लेपर्ड के कुएं में गिरने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में एक चट्टान पर बैठे लेपर्ड को कड़ी मशक्कत कर रस्सी से बांधकर रेस्क्यू किया गया। उदयपुर में आज झील संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में झील विकास की नवीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उदयपुर जिला कलेक्टर ने तकनीकी टीम गठित कर मौके पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। और इतना ही नहीं, पिछोला झील में होटल की ओर से नाव संचालन अनुबंध के नवीनीकरण और अनुज्ञा शुल्क वृद्धि पर भी चर्चा हुई है। झुंझुनू में आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करके ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर बीडी के अस्पताल में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संविदा ठेका कर्मचारियों ने अस्पताल में आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया, विरोध दर्ज कराया। संविदा ठेका कर्मचारियों ने बताया कि ठेका कर्मियों को शोषण मुक्त कराने के लिए ठेका प्रथा को समाप्त कर अक्टूबर 2023 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान
RLHDC बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड को कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हो पाया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। RLHDC है उसको 10 फरवरी 2023 के अंदर लागू कर दिया था। कैबिनेट मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, बट यहाँ पे अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ठेका प्रथा के अंदर हमारा शोषण कंटिन्यू किया जा रहा है। 6-7 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही है, EFI वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। और उसको बोलते तो बार बार में यह बोला जाता है कि हाँ मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। यह बात बोल के सभी कर्मचारियों को यह धमकी दी। दिल्ली में हुए दर्दनाक कोचिंग हादसे के बाद अलवर में प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और वहीं प्रशासन ने इस दिशा में 29 कोचिंग संस्थानों के साथ 11 लाइब्रेरी संचालकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अलवर शहर में छात्रों को पास कराने की गारंटी देने वाले शहर के ज्यादातर कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इन संस्थानों में किसी भी हादसे से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है। पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट एरिया को क्लासरूम, लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस और ऑफिस के रूप में डेवलप कर दिया गया है। UIT और नगर निगम ने शहर में 29 कोचिंग संस्थानों और 11 लाइब्रेरीज की जांच की। इसमें एक भी संस्थान सुरक्षा मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। इन संस्थानों ने फायर सेफ्टी की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है। UIT की जांच में केवल 2 कोचिंग सेंटर्स के पास फायर NOC मिली है। शहर के 27 कोचिंग सेंटर्स और 11 लाइब्रेरीज में फायर सेफ्टी के इंतजाम ही नहीं थे। में बेसमेंट संचालित है अलवर की, उनका सर्वे किया गया है। अप्रोक्स ये 12 से और 13 के बीच में है अभी जो सर्वे अभी तक जो किया गया तो उनको चिन्हित करके उनको आज हमने निरीक्षण भी किया है। मेरी टीम जो हमारे FO साहब है और भी जो DN साहब है और सभी फैक्ट्स का जांच की गई है और उनको नोटिस देके हमने 24 घंटे का उनसे दस्तावेज मांगे संबंध। और उनको बेसमेंट में अभी मौसम के जो भी वो बारिश मौसम के अंदर ये बेसमेंट में बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसलिए उनको सूचित किया। जैसलमेर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी और वहीं नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों का बेमियादी धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार बारसा ने बताया कि ज्ञापन में राज्य सरकार की ओर से साल 2023-24 की सफाई कर्मचारी भर्ती नगरीय निकायों में आरक्षण अनुसार की जा रही है, जबकि ट्रेड यूनियन और वाल्मीकि समाज की मांग है कि इस भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण को समाप्त कर 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। और इसके साथ ही अस्थायी सफाई कर्मियों को नियमित करने की भी मांग की गई है। समाज का मुद्दा है जिसके अंदर हमारे को 100% आरक्षण वाली इसके उस सिलसिले में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अदर समाज के भी सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो कार्य करते नहीं करते हमारे वाल्मीकि समाज है। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें 100% हमारा आरक्षण हमें दिया जाए और वाल्मीकि समाज को मेस्ट्रोल के आधार से उनको यहाँ पे स्थायीकरण दिया जाए। और अगली खबर राजसमंद से है, जहां पर नाथुदारा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथुवास जर्जर हालत में है। स्कूल में कमरों की छतों से पानी तक टपक रहा है, जगह जगह से प्लास्टिक गिर रहा है। छात्राएं बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आप ये देखिए, ये कोई कूड़ादान नहीं है बल्कि स्कूल है, क्लासेस हैं, क्लासेस लगती हैं। छात्राएं बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल का दौरा कर चुके, लेकिन रास्ता यानी हल कोई नहीं निकला। स्कूल बिल्डिंग में 16 कमरे हैं, लेकिन जर्जर हालत के चलते 16 में से महज 8 कमरे ही काम में लिए जा रहे हैं या लिए जा सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत और निर्माण के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन स्कूल भवन की मरम्मत नहीं हो सकी। बाहरी बरामदा है वो पछाड़ से जो आता है वो तो सभी जगह आता है, बाकी कमरों में ऐसी स्थिति नहीं कि नहीं बिठा सकते। 16 में तो संचालित नहीं है, कुछ तो काम स्टोर भी है और एक में आंगनवाड़ी कक्ष चलता है, 2 में। और इसी के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए, सोगांव शहर